नमस्कार 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 प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने जैसा कहा है कि उसी पढ़ाई में लिखाई में आपका साथ देने के लिए मैं आ चुकी हूँ वापस से आपके साथ। जी हाँ, जैसा कि आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि आपके सामने एक बहुत ही अच्छा अवसर, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। और वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काय की है? वो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए MP टेट, है ना। किसकी? वर्ग 2 की हमारे सामने आ चुकी है चयन परीक्षा। देखिए, आप इसके लिए जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है आप एग्जाम देने वाले हैं, उन सबकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और उसी में आपके साथ एक बहुत आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कह सकती हूँ मैं, या आपके लिए थोड़ा टफ सब्जेक्ट कह सकती हूँ, दैट इज इंग्लिश, है ना। वो भी आपके साथ इसमें जुड़ चुका है, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलता है ना। और देखिए, इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है देना एग्जाम को, है ना। इंग्लिश को चुनना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसकी वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, लेकिन इसके कैंडिडेट्स कम होते हैं। ये बहुत सही चीज़ है। तो इसलिए आप लोग इसकी प्रिपरेशन यदि थोड़ी भी करेंगे, है ना, इसमें थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा मेहनत यदि आप कर लेते हो, तो आप बहुत आसानी से जो है एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। और उसी के लिए जो है आपका साथ देने के लिए मैं आई हूँ आपके साथ। तो आज हमें ये जो है 15 मिनट्स का एक इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को, है ना। कि जो बच्चे चाहे आप आगे पढ़े, मुझसे नहीं पढ़े, बट एटलीस्ट आपको एक सिलेबस से थोड़ा सा ज्ञान मिलना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस में दी हुई है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ने वाले हैं अब आगे, उनके साथ मिलकर जो है मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से सिलेबस तो आप सबने देखा होगा, है ना। सिलेबस तो आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी पूरा का पूरा कि क्या क्या है सिलेबस में। लेकिन हम थोड़ा सा जो है हमारे इंग्लिश को डिस्कस कर लेते हैं इसमें, है ना, कि इंग्लिश में जो है हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई ये पूरी रूल बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट भी आपने देखे होंगे कि हाँ हाँ ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसी के साथ जो है अब हम थोड़ा सा इंग्लिश को देख लेते हैं इसमें आगे। रुकिएगा, अभी हम आराम आराम से निकाल रहे हैं, अभी हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत देर हो गई, आ जाओ, अब तो आ जाओ। अब नहीं आएंगे? कब आएंगे? आ जाइए। देखो, जब सिलेबस आने में इतना टाइम लग रहा है तो फिर कंप्लीट करने में क्या क्या होगा, पर कोई बात नहीं, डोंट फियर, आई एम हियर। बड़े दिनों बाद जो है आप लोगों से मैं रूबरू हो रही हूँ इस तरीके से, तो एक्साइटमेंट तो मुझे भी है इस सिलेबस को पढ़ाने की, क्योंकि सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा देखने में लग सकता है कि सिलेबस जो है वो बहुत बोरिंग है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हम लोगों ने कभी पहले पढ़ा हो ग्रामर वो तो हम लोगों को पढ़नी है, और मेरे हिसाब से वो तो आप लोग बहुत कुछ पढ़ के आएंगे। आप लोग चयन परीक्षा तक पहुंचे हैं, यहाँ तक आपने इसको देने का सोचा है, दे रहे हैं आप लोग, मतलब आप बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो अब जो हमको मेन फोकस करना है, ग्रामर तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ग्रामर तो हम लोग ऐप पर ज़्यादातर पढ़ेंगे, बट हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं यूट्यूब पर, और साथ में ऐप पर हम लोग साथ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अरे भाई आ जाओ यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आ जाइए। अब काहे नहीं आ रहे हैं? अब आएगा, ये रहा, आ हा, ये आ गया। माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट, है ना। देखिएगा, अब इसमें जो हमारे लिए चीजें आने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे मैम सबसे पहले हमको यूनिट फर्स्ट दिए, कुल 20 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट है? कुल 20 यूनिट है, और 20 यूनिट की हमको तैयारी करनी है। अब उन 20 यूनिट्स में क्या क्या है वो मैं आपको बताती जाती हूँ थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले जो दिया हुआ आपको, आप चाहें यदि आपके पास नहीं हो सिलेबस तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमारी किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में होता है वो है अनसीन पैसेजेस, है ना। प्रोज, अच्छा ये प्रोज और जो भी हम पढ़ेंगे आगे फिक्शन वगैरह, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या क्या चीजें हैं, है ना। वैसे आप लोगों ने एमए में पढ़ी होंगी इन चीजों को, इंग्लिश लिटरेचर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ अनसीन पैसेजेस आएंगे आपके, है ना। कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इन्फरेंस हो सकता है, एंड वोकेबलरी हो सकती है। इसमें आपसे मैंने कहा था, आपसे आप लोगों ने कभी पहले तैयारी की हो कि भाई वोकेबलरी, जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमारे लिए वोकेबलरी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हालांकि वोकेबलरी को हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें आपके अनसीन पैसेज रहेंगे, इसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी,
है ना, लेकिन वहां पर कौन सा आने वाला अनसीन पैसेज इसकी हम गारंटी, मैं तो क्या कोई भी टीचर इसकी गारंटी आपको नहीं दे सकता, है ना, बट उसको सॉल्व कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो कौन सी है, रीडिंग अनसीन पैसेज पोएट्री। अच्छा, ये जो रहेगा ये आपके लिए प्रोज टाइप रहेगा। प्रोज मतलब आपने गद्यांश पद्यांश सुना है ना, आप जब हिंदी में पढ़ते तो आपने गद्यांश पद्यांश सुना होगा, है ना, तो गद्य और पद्य, तो वो जो प्रोज वाला चीज है वो आपके लिए क्या है, वो गद्य है ना, वो जो पढ़ने वाला होता है, और पोएट्री वाला होता है वो क्या होता है, पद्य होता है। सो दैट इज हमारे लिए जो अनसीन पैसेज आएगा वो किस में से आएगा, पोएट्री में से आएगा। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है हम लोग करेंगे कवर। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो हमें सिलेबस में जो दिया हुआ होता है, जो भी हमें टॉपिक सिलेबस में दिया होता है, जो हमें कहानियां किससे जो हमें टॉपिक में दिए होते हैं उससे भी वो आपको जो है लाके दे देते हैं, है ना, जो आपने देखा ना हो, पढ़ा ना हो, बट हालांकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी आगे, कि जैसे इसमें इंडियन राइटर्स दिए हुए हैं कुछ, तो उनके हम कुछ अलग अलग जो फेमस राइटिंग्स हैं उनकी, है ना, जो उनकी फेमस राइटिंग्स है, उनकी जो फेमस लिखा हुआ चीज़ें हैं, लिखी हुई पोएट्रीज हैं, है ना, प्रोजेस हैं, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कभी हो सकता है अनसीन पैसेज में आपको एक आध उसमें से चिपक जाए तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। आगे देखते हैं, फिर वो यूनिट 3 तो आपकी और मेरी फेवरेट, है ना, हम लोगों ने कई बार पहले साथ में पढ़ी भी होगी, आपकी और मेरी फेवरेट कौन सी, वही हमारी प्यारी प्यारी नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, जिसमें क्या क्या अपने पास डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, डिग्री, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये हम लोग स्टार्टिंग में इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत जल्दी से निपटा लेंगे। मोस्टली मैं आपको 6 से 7 लेक्चर में जो है ये पूरा का पूरा ये कवर करके दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलिए, अच्छा, यूनिट 4 में आपके पास क्या है, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशंस, है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव पंक्चुएशन। अब भाई ये सारी चीजें तो वही मैंने आपको बताया कि हमारी किस में आ जाती है, ग्रामर में आ जाती है। ग्रामर में हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे। अच्छा, यूनिट 5 में आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे किसमें, ग्रामर में। हालांकि मैं जब आपको वर्ब एडवर्ब पढ़वाऊंगी तो ये जो यूनिट 5 है ना, ये यूनिट 5 जो है मैं आपकी यूनिट 3 में ही कंप्लीट करवा दूंगी। आपको यूनिट 5 को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट 5 किस में कंप्लीट हो जाएगी, आपकी यूनिट 3 में कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। वो पूरा का पूरा जो, क्योंकि ये क्लॉजेस है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो जब मैं आपको नाउन एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो ये क्लॉजेस भी जो है उसी में आपके कवर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं, फिर आपका आ जाता है वोकेबलरी वाला सेशन, विच इज वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। देखिए, ये चीज ऐसी है जो मैं आपको बीच में कोई ना कोई सी बुक रिकमेंड करूंगी, वो बुक में से आप खुद भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि ये कौन सा यूनिट 6 एक ऐसा टॉपिक है ना, यूनिट 6 जो है हमारे लिए एक ऐसा भाग बन जाता है जिसकी तैयारी मैं तो आपको करवाऊंगी, लेकिन आपको खुद से ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ रहे आप मेरी बात को, क्योंकि यहां पर वो आपसे कौन सा शब्द पूछेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बिलियंस ऑफ वर्ड्स है इंग्लिश में, है ना। मैं आपको हिंदी में भी नहीं बता सकती, हिंदी का भी टीचर नहीं बता सकता कि हिंदी में वो कौन सा शब्द पूछेगा, बट हाँ हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो उस अंदाजे के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। हालांकि मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि आप वर्ड्स का मीनिंग निकालना सीख जाए, है ना, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे उससे आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट 7, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, इलिट्रेशन, हाइपरबोल और एसोनेंस। अब ये क्या होता है, देखो बात सुनिएगा, जब हम किसी कविता को लिखते हैं, है ना, तो आपको याद है आप किस किस चीज का ध्यान रखते थे, हिंदी में आपने पढ़ेंगे अलंकार, रस, छंद, है ना, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो भाई जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है ना। आप सोचते होंगे ना अंग्रेजी में हमको पोयम दिया है मैडम, इसको पढ़ के हटाओ, इसमें तो क्या ही दिया हुआ है। नहीं बेटा, है ना, जैसे हम हमारी हिंदी भाषा में कितने सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, उसमें अलंकार डालते हैं, उसमें छंद डालते हैं, उसमें रस डालते हैं, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अंग्रेज क्या कर रहे थे, उन्होंने उनकी लैंग्वेज में जब लिखा तो उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें डाली, सिमिलीज, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने डाली। और माफ कीजिएगा, इन्हीं चीजों के बारे में अब जो है हमको आगे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, है ना, जैसे ये हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं,
है ना, ये जो हमारा नाउन वाला है ये पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है कि भाई किस तरीके से लिखा जाए। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, कविता के प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे सोनेट, सोनेट एक प्रकार की कविता होती है जो लिखी जाती है, अलग अलग वर्ड्स में लिखी जाती है, ठीक है। ऑड होती है, एलिजी होती है। एलिजी कैसी होती है, एलिजी जैसे जब जो कोई दुखी कविता लिखी जाती है, किसी के डेथ पे लिखी जाती है, किसी ट्रेजेडी पे जो लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एलिजी, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीजों में अलग अलग कविताएं लिखी जाती है, उनके भी जो है ये टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होती है, वर्ड ब्लैंक वर्ड्स होते हैं, स्टेंजास होते हैं, सिलेबल डिवीजन होते हैं, राइम स्कीम होती है, ये सारी सारी, ये किसका पार्ट है, आपका लिटरेचर वाले पार्ट में आता है सारा का सारा पार्ट, ठीक है। आगे देखिए यूनिट 9। अब यूनिट 9 से जो है आपको चालू हो जाते हैं वो चीजें जो आपने क्लास 10th 9th 11th 12th में पढ़ी हैं। जी हाँ, आपने इंग्लिश को यदि 9th 10th में 100% आप लोगों ने पढ़ा है, और आप लोग यदि भी पढ़ा रहे तो आपको बहुत फायदा देने वाली ये चीज़, है ना, क्योंकि आप लोग मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा कैसे देने वाली है कि ये जो यहाँ पे अब आपको हमारे लिए कहानियां आएंगी, कविता आएंगी, ये सब आपने पढ़ी हुई है, जैसे द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये सब क्या है, ये कुछ ना कुछ या तो हमारे लिए पोएट्री है या हमारे लिए प्रोज है ना, या हमारे लिए ड्रामास आ जाएंगे जो हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो हमको उन्हीं को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमें इनको इस तरीके से नहीं पढ़ना है जैसा हमने 9th 10th में पढ़ा था। अब हमें थोड़ा सा जो है उसके डीप में जाना पड़ेगा। डीप में कैसे जाना पड़ेगा, सपोज दैट मैं आपको बताती हूँ, यूनिट 10 को देखिए, यहां पर एक कहानी आती है, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, ये कहानी है ना, ईश्वर के लिए पत्र। आपने यदि, मैंने शायद इसको 9th में पढ़ा था, 9th या 10th में पढ़ा था मैंने इसको, मुझे 10th क्लास में पढ़ा था शायद मैंने इसको, हाँ 100% 10th में पढ़ा था। ये जो है इसमें एक आदमी होता है रेंचो, लेंचो नाम का एक आदमी होता है ना, उसकी कहानी दी गई है। उसके वहां पर क्या होता है कि उसके जो खेत है, वो फार्मर रहता है, एक्चुअली वो एक कृषक रहता है, तो उसके खेत में ओलावृष्टि होती है, जिससे क्या होता है, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन उसको गॉड पे, उसको भगवान पे इतना भरोसा होता है कि वो क्या कहता है, वो भगवान से कहता है कि भगवान मुझे पैसा चाहिए, तो आप प्लीज मुझे, मेरे लिए जो है पैसा भेजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इसको इस लेटर पे पूरा लिख के उस चीज को, और उस लेटर को क्या पोस्ट बॉक्स में डाल आता है। अब वो जो वहां के पोस्ट बॉक्स में ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो उसको देखते कि भाई ये क्या डाल के गया है, किस पते पे पहुंचाना है, तो उसने जो है पता क्या दिया होता है, भगवान का। तो उसको खोल के देखा जाता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पैसे की जरूरत है, भगवान मुझे पैसे पहुंचाओ। जब वो लोग ये पढ़ते हैं वहां के पोस्ट ऑफिस के सारे लोग, तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी बनती है वो पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसी लेटर बॉक्स में जो है वो पैसा डाल देते हैं। मतलब वो कुछ पैसे मांगता है, कुछ फिक्स अमाउंट वो मांगता है रेंचो। हालांकि जैसे यदि समझो कि रेंचो ने जो है 100 रुपये मांगे कि भगवान मुझे 100 रुपये भेज देना, पर अब उन लोगों के पास मिला के जो है, पोस्ट ऑफिस के सारे लोगों के पास मिला के 100 रुपये नहीं होते हैं, कुछ 95 रुपये उनके पास हो जाते हैं, है ना। तो वो 95 रुपये क्या करते हैं, वो उसी पोस्ट बॉक्स में जो है भगवान के नाम से डाल देते हैं। इस पर जो है ये सब हो जाता है। फिर रेंचो कुछ दिन बाद वापस आता है, जब पता चलता है उसे कि उसके लेटर का जवाब आया, तो वो वापस आता है। फिर वो जब देखता है कि भाई अरे वाह 95 रुपीज, मेरे तो भगवान ने तो मेरी सुन ली। अच्छा, तो लेकिन वो भगवान से कहते, भगवान मैंने तो आपसे 100 रुपये मांगे थे, ये तो केवल कितने 95, ये तो केवल 95 रुपये। अच्छा समझ गया, मतलब पक्का ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सारे के सारे चोर हैं, इन्होंने ही चुराए होंगे। अब बताओ, वो बोलते हुए निकलता है कि पोस्ट ऑफिस में क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स है। ये लाइन जो है उस कहानी की लास्ट लाइन ही ये थी, बंच ऑफ क्रुक्स। क्या है, शैतानों का समूह है, बदमाशों का समूह है ये। कौन, ये पोस्ट ऑफिस। तो बताइए, पोस्ट ऑफिस वाले ने जो है क्या किया था, उन लोगों ने उसकी हेल्प की थी, और उसने वो उनको क्या कह के गया, बंच ऑफ क्रुक्स कह के गया। तो ये बड़ी अच्छी कहानी थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन अब इस कहानी को हमको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई, आपको बड़ी मजेदार लगी, लेकिन अब हमको इस कहानी को किस हिसाब से पढ़ना है कि भाई इसके सबसे पहली बात तो इसकी समरी क्या है, ये क्या कहना चाहता है आपसे। हाँ, ये जो पार्ट आपको दिया हुआ है, जो चैप्टर आपको दिया हुआ है, आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहला फेथ इन गॉड, है ना, कि भाई भगवान पे जो है कैसा ट्रस्ट है एक आदमी को, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो है एक आदमी को, तो वो बहुत बड़ी बात है ना। फिर जो उसके पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, उनका जो हेल्पफुल नेचर है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम लोग वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके जो राइटर हैं, हमको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राइटर के बारे में पढ़ने के साथ साथ राइटर की लाइफ में क्या क्या ऐसी कुछ घटनाएं हुई,
है ना। और इसके जो राइटर हैं उन्होंने जो है कौन कौन से ऐसे फेमस वर्क्स लिखे हैं, ऐसे फेमस चीजें लिखी हैं, वो भी हमको थोड़ी बहुत पढ़ना पड़ेंगे, हमको ध्यान में रखना पड़ेगी, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं ये कहाँ से उठा के पढ़ लेंगे। ये मैंने आपको जो है सिर्फ एक कहानी का एग्जाम्पल दिया, ऐसा बहुत सारी जगह हमारे साथ होने वाला है। ये जितनी भी आपको दी हुई है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फॉर्म ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये सारी की सारी और भी पढ़ी होंगी आपने। देखो इसमें से ग्लिम्स ऑफ इंडिया भी आपने पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से आप लोगों ने पढ़ी होगी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द नेकलेस, ये नेकलेस पढ़ी होगी 100% आपने। ये मुझे पता है, ये हमें नैतिक शिक्षा में थी जब हम 7th क्लास में थे, 6th या 7th क्लास में थे, तो हमारी नैतिक शिक्षा की किताब में जो है द नेकलेस स्टोरी थी। उसमें वो क्या करती है, वो नेकलेस वो उसकी दोस्त से मांग के लाती है और वो उसकी दोस्त उसको बताती है कि तो लाखों का है, फिर उससे वो घूम जाता है, ऐसी कोई स्टोरी थी, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारी की सारी हमको पढ़नी है ना। फिर रेन ऑफ द रूफ, द लेक ऑफ, ये सब विंड ऑन द, ये सब सारी की सारी जो है हम लोगों ने पढ़ी हुई है, या तो पोएट्री या प्रोज है या ड्रामा या फिक्शन से, ये सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। साथ में हमको इसके राइटर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि ये कौन से टाइम पे लिखी गई। जैसे हम हिंदी में, जब हम हिंदी में साहित्य को पढ़ते तो हम क्या देखते हैं, प्रगतिवाद, है ना, और जो है आपका कौन कौन से वाद आते हैं, वो सारे वाद में जो है लिखी गई, ये प्रगतिवाद के थे, ये प्रयोगवाद के थे, है ना, फलाने जो लेखक थे प्रयोगवाद के थे। तो हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा जो इनका लेखक है, जो राइटर है, वो कौन से टाइम का है, उसके लिए हमको पूरे टाइम की जानकारी निकालनी पड़ेगी। देखिएगा आगे। उसके बाद यूनिट 15 में क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट कहाँ से लेके भाई, हमारी यूनिट 9 से लेके तो यूनिट 14 तक हमको क्या पढ़नी है, केवल प्रोज पढ़ने हैं, पोएट्रीज पढ़नी है, जो ड्रामा वगैरह हमारे सामने आएगा उनको पढ़ना है। साथ ही साथ हमको किसके बारे में देखना है, साथ ही साथ हमको उनके राइटर जो हैं, है ना, ऑथर राइटर जो भी है उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, उनके फेमस वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड जो क्या आइडिया क्या है उसका, जैसे मैंने आपको बताया लेटर टू गॉड का मेन आइडिया क्या था, फेथ इन गॉड, है ना, कि भगवान में जो आपका विश्वास है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो देखना है। अब देखिए यहां से यूनिट 15 से क्या चालू होता है आपका, पोएट्री। अब ये जो है ये इंग्लिश राइटर्स हैं, है ना। देखिए इंग्लिश राइटर नहीं, इसमें हिंदी राइटर भी हैं। सबसे पहली बात, जैसे इसमें आता है आपके जॉन कीट्स, भाई इनके नाम को जो है 7, 9, 10 मैं तो बोलूँ 1000 करोड़ जो है स्टार इस पे लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कीट्स जो है इंग्लिश राइटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो रोमांटिसिज्म के जो है ये रहे हैं, और ये इंग्लिश राइटर रहे हैं। कौन से रहे हैं, इंग्लिश राइटर रहे और रोमांटिसिज्म के रहे हैं। अभी रोमांटिसिज्म क्या था उस समय का, जैसे मैंने आपको बताया प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब वाद होते थे, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो इनकी लिखी हुई पोएट्री कौन सी, ऑड टू ऑटम, अरे भाई अपने आप में ये कहिए एक अलग ही लेवल की कविता है, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। हालांकि फिर उसके बाद हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जॉन कीट्स की पूरी जीवनी पढ़नी पड़ेगी हमको। इनके जीवन में, जैसे इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं, हालांकि ये ज्यादा नहीं जिए थे, इनके जीवन में क्या हुआ था, ये कुछ 26 या 27 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई थी। पर 26-27 साल तक जो इन्होंने किया, है ना, बहुत सारी ऐसी मेन चीजें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में हुई थी जो हमको पढ़ना पड़ेंगी। तोरू दत्त, ये भी जो है, अच्छा तोरू दत्त ही वो हैं जिनको क्या कहा जाता है, इंडिया की जॉन कीट्स कहा जाता है। पढ़ेंगे हम आगे ये सारी चीजें। WB ईस्ट, प्रेयर फॉर माई डॉटर, है ना, सरोजनी नायडू जी का हमें पढ़ना पड़ेगा, इंडियन वीवर्स, गुरु नानक देव जी की द स्काई इज योर प्लेटर, ये सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेंगी, है ना। इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी के बारे में आप वैसे बहुत कुछ जो है जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कभी इस चीज को, पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सरोजनी नायडू जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर हम लोगों को इनके जीवन से जो है रिलेटेड बहुत सारी ऐसी अलग अलग क्या क्या इनके जीवन में घटनाएं हुई, है ना, सारे इंसिडेंट्स को हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर हमारे पास आते हैं प्रोज। अब हमें प्रोज में अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन है हमारे पास, विलियम हैजलिट है, ग्रैंडिनर है, फ्रांसिस है, बेकन, ऑफ स्टडीज, अच्छा ये पढ़ी है आपने, ऑफ लीफ, ऑफ स्टडीज, ऑफ लेटर। यदि आपने 11th में था ये एक, है ना, ऑफ पाथ करके कुछ था, है ना, ये पूरी की पूरी एक ये सीरीज है ऑफ की, ऑफ स्टडीज, ऑफ स्टोरीज, ऑफ लीफ, ये सारी की सारी एक पूरी, आपने लिटरेचर कभी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये पूरी एक सीरीज है। हालांकि नहीं भी पढ़ा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ हूं यहाँ पर। आगे हम देखते हैं फिक्शंस आ जाएंगे आपके पास, फिक्शंस, है ना। फिक्शंस में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 ही फिक्शन पढ़ने हैं, पर हमको ध्यान रखिएगा ये दे 2 रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में ना आना,
है ना, जैसे वो कहते हैं ना बुलाती में जाने का नहीं, ये बातें बना रहे लेकिन बातों में आने का नहीं, है ना। हमको बहुत सारे फिक्शंस को पढ़ना पड़ेगा अलग अलग। ड्रामा, अरे भाई भाई ड्रामा की जब बात होती है तो विलियम शेक्सपियर सबसे आगे आता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एमए इंग्लिश लिटरेचर सेकंड सेम में आपने पढ़ा होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 110%। मैंने भी पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना, मेरा हो चुका है ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर एमए। जॉन ग्लेसवर्दी की द सिल्वर बॉक्स, ये हमारे उसमें नहीं था बट ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं। हालांकि हमको विलियम शेक्सपियर के बारे में, जॉन ग्लेसवर्दी के बारे में, भाई कौन से टाइम के थे ये लोग, है ना, इनके जीवन से जुड़ी कहानियां, कविता जो है सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेंगे। बहुत, मैं बता रही हूँ बहुत ब्रॉड सिलेबस है, डरा नहीं रही हूँ मैं आपको, बट मैं आपको बता रही हूँ सच में बहुत बड़ा सिलेबस है आपका और समय बहुत कम है हमारे पास। इसीलिए मैं खुद आपकी जो है दिन में, एक दिन में जो है 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस लूंगी और हम इसको कवर करेंगे, डोंट वरी। आगे देखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज में हमारे पास आर के नारायण की द इंग्लिश टीचर आ जाएगी, रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑन द रूफ आ जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कबूली वाला आ जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी जो है शॉर्ट स्टोरीज हमको पढ़नी है। इसके बाद जो हमारी आएगी यूनिट 20, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे ज्यादा जो आपसे यदि पूछा जाएगा तो वो आपसे इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं होता है, सच बता रही हूं मैं, ये बच्चों को याद नहीं होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। और हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी चैलेंज लेने में सबके जो है पिताजी हैं, इसलिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस को पढ़ना वो हम यूनिट 20 से ही करेंगे। क्योंकि जब आप यूनिट 20 को पढ़ेंगे तो मैं आपको उस टाइम पे हिस्ट्री ऑफ ना केवल इंडियन राइटिंग बताऊंगी बल्कि अमेरिकन और इंग्लिश के बारे में भी बताऊंगी। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। जब मैं आपको ये जॉन कीट्स, ईस्ट, टो, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको एक आइडिया मिलेगा। जब मैं आपसे बोलूंगी ये रोमांटिसिज्म के थे, ये फलाने थे, ये रेनेसा पीरियड के थे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैम ने बताया था रेनेसा पीरियड मतलब ये वाला पीरियड, है ना, रोमांटिसिज्म मतलब ये वाला पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड। तो उससे आपके दिमाग में एक टाइमलाइन बन जाएगी, एक छवि बन जाएगी आपके सामने कि क्या करना है। ठीक है, चलिएगा। तो मेरे हिसाब से जो है सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। बिल्कुल, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। और पढ़ना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग करेंगे यूनिट 20 से पढ़ना स्टार्ट। देखिए सिलेबस को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पूरी की पूरी तैयारी आपको मेरे द्वारा कराई जाएगी। एक एक टॉपिक जो है आपको क्लियर किया जाएगा। ये जो यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं आपको कहाँ से, 9 से, यूनिट 9 से लेके तो यूनिट 20 तक आपको ये बहुत बोरिंग लगेंगे। मैं सच बता रही हूँ, जब आप इसको खुद पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये महा बोरिंग चीज लगेगी, लेकिन मैं बता रही हूँ यदि आप इसको ध्यान से पढ़ने बैठे तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होगा। और ध्यान से पढ़ाने के लिए कौन है आपके साथ, ध्यान से पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जुड़े आइएगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी जो है पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। धन्यवाद।